हेलो एवरीवन। तो चैप्टर की स्टार्ट में मास्टर कुइंगे से कहता है, मुझे क्लियर तौर पर याद है कि कोई कह रहा था कि जब मैं शांत था तब से अच्छा लग रहा था जब उसने मुझे नशे में देखा। ये सुनकर कुइंगे हंसते हुए कहती है, तो मैंने जो कहा था उसी रीजन की वजह से तुम इस तरह से काम कर रहे हो। मजाक करना बंद करो, तुम आखिर नाइन्थ प्रिंस हो। मास्टर कुइंगे के करीब आते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है? ये सुनकर तो कुइंगे शॉक हो जाती है और मन ही मन कहती है, क्या मतलब है इसका? बिल्कुल नहीं, क्या वो सच में सिर्फ मेरे कहने से? तभी अचानक कुइंगे को मास्टर बहुत ही हैंडसम दिखने लगता है। मास्टर कहता है, लिंक को मेंशन में तुम्हारे पीछे आने की इजाजत नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए किसी को अरेंज किया है। ये सुनकर कुइंगे शर्मा जाती है और वहाँ से भागते हुए कहती है, जो भी हो ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक गर्ल को जो कि कुइंगे के लॉर्ड मेंशन में ही है। तभी एक हायर रैंक की मेड कहती है, जल्दी करो और चलो। ये सुनकर वो गर्ल कहती है, तुम जैसी निकम्मी औरत मास्टर के सामने खड़ी भी कैसे हो सकती है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने मुझे उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ भेजा है। हायर रैंक की मेड कहती है, मास्टर के फैसले तुम्हारे सवालों के घेरे में नहीं आते, इसीलिए कोई एडवाइस मत दो। फिर तो वो गर्ल चिल्लाते हुए कहती है, मास्टर के 10 सीक्रेट गार्ड्स हैं और वो सभी इम्पोर्टेंट पोजीशन पर हैं। फिर मुझे गुस्सा कैसे नहीं आएगा कि उनमें से एक होने के बाद अब मुझे ऐसी जॉब दी गई है। वो हायर रैंक की मेड कहती है, मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, बस मास्टर के ऑर्डर को पूरा करो। ये सुनकर वो गर्ल मन ही मन कहती है, मुँह कुइंगे, बस एक घर में रहने वाली लड़की से डरने की क्या बात है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुइंगे अपने रूम में आकर शर्माने लगती है। तभी वो सोचने लगती है कि अचानक नाइन्थ प्रिंस मुझसे इतना अच्छा क्यों बन रहा है? क्या वो मेरे टीचर के तौर पर मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है? फिर तो कुइंगे इमेजिन करती है कि ढेर सारे लोगों के सामने मास्टर उससे नौकरों वाले काम कराकर खुश हो रहा है। ये सब सोचने के बाद कुइंगे गुस्से से कहती है, वो बस मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। कितना निर्दयी है वो, उसने मेरी कमजोरी को इतना जल्दी ढूंढ लिया। ऐसा कहते हुए कुइंगे टेबल पर रखे टी को उठाकर पीने ही वाली होती है कि तभी उसे महसूस होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। कुइंगे सर्वेंट्स को आवाज देती है और हम देखते हैं वही गर्ल रूम के अंदर आती है। कुइंगे टी के कप को रखते हुए कहती है, तुम यहाँ नई लगती हो, मुझे तुम्हें क्या कह के बुलाना चाहिए? वो गर्ल कहती है, यंग मिस, मेरा नाम यान है और मुझे आपकी सेवा के लिए आज यहाँ भेजा गया है। कुइंगे कहती है, भेजा गया है? इसका मतलब तुम यहाँ अपने मर्जी के बिना काम कर रही हो, क्योंकि एक नॉर्मल सर्वेंट कभी भी ऐसा नहीं कहेगा। मुझे लगता है कि तुम वही इंसान हो जिसे नाइन्थ प्रिंस ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है। यान कहती है, तुम एक रईस की बेटी हो, बेशक तुम्हें बोलने के लिए भी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती होगी। तभी कुइंगे फटाक से यान के गले पर अपनी निडल रख देती है। यान चौंकते हुए मन ही मन कहती है, इसने ये कब किया? मैं तो बिल्कुल भी देख नहीं पाई। कुइंगे कहती है, ऐसा लगता है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती और मुझे ये भी लगता है कि नाइन्थ प्रिंस तुम पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। यान कुइंगे के हाथ को दूर करती है जिससे कि उसके गले पर एक कट लग जाता है। कुइंगे कहती है, हिलो मत, तुमने ये नहीं सोचा था ना कि ये सिर्फ एक निडल होगी? यान कहती है, नहीं यंग मिस, मेरा मतलब है कि आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? कुइंगे कहती है, नुकसान? अगर मैं किसी रईस की बेटी होती तो शायद तुम पर विश्वास कर लेती। ये सुनकर तो यान अपने कदम पीछे लेने लगती है। कुइंगे उस टी के कप को उठाकर यान के जस्ट पैरों के पास फेंकते हुए कहती है, वो मुझे सौंप दो जो तुमने इस टी के अंदर डाला है।
अगर तुम ऐसा नहीं करती तो जहाँ से आई हो वहीं वापस जाओ। यान घबराते हुए मन ही मन कहती है, अगर मैं वापस गई तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इस मिशन में फेल हो गई, और अगर ऐसा हुआ तो मैं मर चुकी होंगी। यान घुटने पर बैठकर माफी मांगते हुए कहती है, यंग मिस, ये ले लीजिए और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्विंगे उस बॉटल को लेते हुए कहती है, तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, लेकिन मैं अपनी लाइफ को लेकर किसी पर भी भरोसा नहीं करूँगी, इसीलिए बाहर निकलो। यान कहती है, मेरी गर्दन पे लगी इस पॉइजनस चोट का क्या? क्विंगे उसे बाहर जाने का इशारा करते हुए कहती है, बस खारे पानी से धो लेना। यान मन ही मन कहती है, मैंने उसे मारने के लिए बहुत ही जहरीला पॉइजन उसकी टी के कप में लगा दिया था, लेकिन उसने इसे भी नोटिस कर लिया। यहाँ तक कि उसने मुझे निडल वाले पॉइजन का इलाज भी बताया। मुझे लगता है कि अब मुझे पता चल गया है कि मास्टर उसे पसंद क्यों करते हैं। क्विंगे उस पॉइजन के बॉटल को लेकर खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, मेरे हाथ तो जैकपॉट लग गया। नाइन्थ प्रिंस, प्लीज कुछ और लोगों को भी भेजो मुझे पॉइजन देने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 1000 फ्लावर ब्रोथल को। वहाँ पर युनजी चिल्लाते हुए कहती है, चांसलर बहुत ही भयानक है। उन्होंने कहा कि वो यंग मास्टर बेंजियाओ को नहीं जानते। मुझे मैडम मेई को देखना है। यंग मास्टर बेंजियाओ बहुत ही अच्छे हैं। मैं उन्हें धमकाने की इजाज़त किसी को भी नहीं दूंगी। तभी वहाँ पर मैडम मेई आते हुए कहती हैं, यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? चुई बताते हुए कहती है, जब से युनजी चांसलर मेंशन में क्विंगे से मिलकर आई है, तब से उन्हें विश्वास हो गया है कि यंग मास्टर बेंजियाओ चांसलर मू के नाजायज बेटे हैं। वो यंग मास्टर बेंजियाओ के लिए बुरा महसूस कर रही हैं। ये सब सुनकर मैडम मेई कहती हैं, उसके दिमाग में ये कहां से आया कि चांसलर का एक नाजायज बेटा है? चुई कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज आप उनसे कुछ समझदारी वाली बातें करें। मैडम मेई रूम के अंदर जाते हुए कहती हैं, तुम इस कैपिटल की सबसे सुंदर लड़की हो, लेकिन फिर भी तुम यंग मास्टर बेंजियाओ के लिए रो रही हो। युनजी कहती है, मैडम मेई प्लीज मेरी मदद कीजिए, यंग मास्टर बेंजियाओ को चांसलर मेंशन में वापस लाइए। मैडम मेई मन ही मन कहती हैं, इसे ये गलत फहमी कैसे हो गई? आखिर यंग मिस क्विंगे बहुत ही काम की हैं। मैडम मेई कहती हैं, युनजी तुम ये बात बेंजियाओ से क्यों नहीं पूछती? आखिर ये उसका फैमिली मैटर है। युनजी कहती है, आप सही कह रही हैं, शायद यंग मास्टर बेंजियाओ ही वापस आना नहीं चाहते। मैडम मेई कहती हैं, ठीक है, मैं अभी उनसे कांटेक्ट करूंगी और देखूंगी कि वो कब आ रहे हैं। इसके साथ वो मन ही मन कहती है, इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना क्विंगे। दूसरी ओर क्विंगे कहती है, अचानक मुझे ठंड क्यों महसूस हो रही है? डोर को नॉक करते हुए चांसलर कहते हैं, अपनी सिस्टर को बुलाओ कांग। कांग डोर को नॉक करते हुए कहता है, प्रीटी लेडी देखो, तुमसे मिलने के लिए मैं आया हूँ। ये देखकर चांसलर कहते हैं, कांग तुमने बिल्कुल सही किया, तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। ये सुनकर कांग भी खुश हो जाता है और तभी क्विंगे डोर खोलती है। क्विंगे कांग को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके साथ खेलने लगती है। चांसलर कहते हैं, मैं 7th स्टेप मदर के बारे में भी नहीं जानता था, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। क्विंगे कहती है, ये तो एक अच्छी चीज है और कांग बहुत ही प्यारा बच्चा है, इसीलिए आपको शर्मिंदा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। चांसलर कहते हैं, कांग तुम्हारे साथ रहना पसंद करता है। क्विंगे हंसते हुए कहती है, ओ बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं फादर? चांसलर बताते हैं कि क्या आपको मास्टर यी का बेटा शुई हान याद है? ये सुनकर क्विंगे कहती है, क्या आप अभी भी हम दोनों को मिलाने के बारे में सोच रहे हैं? उस दिन आप दोनों के जाने के बाद उन्होंने मुझे क्लियर तौर पर बता दिया था कि वो अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहते हैं। इसके अलावा मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है।
चांसलर कहते हैं, अरे कुइंगे मान भी जाओ, शुई हान एक हैंडसम लड़का है और वैसे भी उसने इतनी कम उम्र में ही गॉड ऑफ वॉर का साथ पा लिया है। उसका भविष्य उज्जवल है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। आखिर तुम उसे पसंद क्यों नहीं करती? कुइंगे कांग के साथ गेम खेलते हुए कहती है, नहीं फादर। चांसलर निराश होते हुए कहते हैं, मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी इतनी जल्दी हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, एम्परर ही ऐसा चाहते हैं। कुइंगे अपनी चाल चलते हुए कहती है, क्या आखिर एम्परर मेरी लव लाइफ में फिर से दखल क्यों दे रहे हैं? क्या फोर्थ प्रिंस यूमिंग उनके लिए काफ़ी परेशानी नहीं थी? चांसलर कहते हैं, एम्परर बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से काम करते हैं। अगर तुम इसके लिए हामी नहीं भरती तो एम्परर के पागल स्वभाव के साथ हमारे लिए चीज़ें और भी मुश्किल हो सकती हैं। कुइंगे कहती है, चिंता मत करिए फादर, अगर एम्परर मेरी शादी कराने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं उस पुल को तभी पार करूंगी जब मैं वहां पहुंचूंगी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। चांसलर कहते हैं, क्या आपको कोई जरूरी काम है? इनुच फू कहते हैं, चांसलर मू, आज मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि एम्परर ने कुइंगे को खुद पैलेस में लाने का काम मुझे सौंपा है। ये सुनकर चांसलर परेशान हो जाते हैं। कुइंगे कहती है, फिर आप मुझे रास्ता दिखाइए। इनुच फू कहते हैं, हाँ बिल्कुल, आखिर मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। इसके साथ ही इनुच फू मन ही मन कहते हैं, अब यंग मिस कुइंगे एक डम गर्ल नहीं रही हैं, लेकिन ये कितने शर्म की बात है कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। इनुच फू के साथ कुइंगे को जाते हुए यान देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पैलेस। कुइंगे एम्परर के सामने घुटने टेक कर बैठी होती है। तभी इनुच फू कहते हैं, योर हाइनेस, लॉर्ड रुई यांग यहाँ पर घुटने टेक कर बैठी हैं। उन्हें इस तरह से बैठे 2 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है। एम्परर कहते हैं, ठीक है फिर उठ जाओ। कुइंगे उठते हुए कहती है, थैंक यू योर हाइनेस। एम्परर कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम्हारा कर्नल ये शुई हान से शादी करने का कोई इरादा नहीं है, तो क्या तुम मुझे बताओगी कि ऐसा क्यों है? कुइंगे कहती है, योर हाइनेस, रीज़न बहुत ही सिंपल है, मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर एम्परर कहते हैं, ओह अच्छा, तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो फिर तुम्हारी नज़र किस पर है? क्या वो मेरा ब्रदर हो सकता है? कुइंगे हैरान होते हुए कहती है, आपको क्या लगता है योर हाइनेस? एम्परर उठते हुए कहते हैं, तुम्हें ये बताने में सक्षम होना चाहिए कि मेरा ब्रदर तुम्हें पसंद करता है, क्योंकि मैंने तो कभी उसे किसी लेडी पर इतना ध्यान देते नहीं देखा। हालांकि फेंग जिउचैन की कॉन्केबाइन नोबल ओरिजिन और अपने हस्बैंड की मदद करने के लायक होनी चाहिए। तुम नोबल हो सकती हो, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर वो नहीं है। मुझे बताओ, हाल ही में चांसलर मेंशन में हुए घटना में तुम शामिल थे? तुम्हारी वजह से मेरे ब्रदर ने इतने घिनौने तरीके का इस्तेमाल करते हुए जिंगलान को बदनाम कर दिया। एम्परर और भी भड़कते हुए कहते हैं, वो नानचू का गॉड ऑफ वॉर है, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए तुमने क्या किया है? आखिर तुमने उसे लड़कियों के बीच की लड़ाई में कैसे शामिल किया? कुइंगे के सब्र का बांध टूट जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, योर हाइनेस, अगर आप चाहते हैं कि मैं 9th प्रिंस से दूर रहूं, तो मैं ये मान लूंगी। एम्परर गुस्सा करते हुए कहते हैं, इतना काफी नहीं होगा, अगर तुम मेरे ऑर्डर को मान भी लेती हो तो भी फेंग जिउचैन कभी भी ऐसा नहीं करेगा, इसीलिए तुम्हें किसी से शादी करनी चाहिए। कुइंगे चिल्लाते हुए कहती है, योर हाइनेस, शादी एक गंभीर मामला है, इस तरह से तो आप 2 फैमिली को खत्म कर देंगे। तभी एक सर्वेंट पॉइजनस वाइन लेकर आ जाता है और एम्परर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, मैंने इसे आपके लिए तैयार किया है, या तो शादी करो या फिर इसे पी लो, चॉइस तुम्हारी है। कुइंगे कहती है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसी के साथ कुइंगे जोर जोर से हंसते हुए उस वाइन को उठाकर कहती है, आपका थैंक यू योर हाइनेस। ये देखकर तो एम्परर भी शॉक हो जाते हैं।
क्विंगे उस वाइन को पीने के लिए तैयार हो जाती है। ये सब देखते हुए इनुच फू मन ही मन कहते हैं, एम्परर और 9th प्रिंस के बीच का रिलेशन थोड़ा ढीला सा था, लेकिन अब ये सब बदलने जा रहा है, वो भी सिर्फ इस मुंह क्विंगे की वजह से। तभी वो देखते हैं कि क्विंगे के पास से बहुत तेजी से कोई गुजरा और तो और क्विंगे के हाथ से वाइन का कप भी गायब हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर मास्टर आ गया है और उसने ही वो वाइन का कप लिया है। उसे देखकर क्विंगे शॉक हो जाती है और मास्टर उस वाइन के कप को तोड़ते हुए बहुत ही डरावना लुक देता है, जिससे कि इनुच फू बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। मास्टर क्विंगे का हाथ पकड़ते हुए कहता है, ब्रदर, आज जो हुआ मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा हो। एम्परर गुस्सा करते हुए कहते हैं, बदतमीज, आखिर तुम मेरे साथ इस रवैये में कैसे बिहेव कर सकते हो। मास्टर कहता है, क्या आपने मेरे लोगों के साथ बिहेव करने में मेरी कोई भी राय मांगी थी? आप मेरी वुमन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? क्या आपको ये पूछने को नहीं हुआ कि मैं इस बारे में कैसा महसूस करूँगा? फिर तो मास्टर क्विंगे को वहाँ से ले जाने लगता है। ये देखने के बाद एम्परर गुस्सा करते हुए कहते हैं, मैंने ये सब कुछ उसके भलाई के लिए किया, लेकिन वो मुझे इस तरह से रीपे कर रहा है। इनुच फू कहते हैं, शांत हो जाइए, वो जरूर एक दिन समझेंगे। इसी के साथ वो मन ही मन कहते हैं, लॉर्ड रुई यांग की पर्सनालिटी बिल्कुल 9th प्रिंस की तरह ही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्विंगे मास्टर के पीछे चलते हुए मन ही मन कहती है, ये यहाँ क्यों है? ये तो मुझसे भी ज्यादा गुस्से में दिख रहा है। एम्परर तो इसके लिए फादर की तरह होने चाहिए, तो फिर इसने एम्परर से उस तरह से बात क्यों की? एम्परर ने कहा था कि ये मुझे पसंद करता है, क्या वो सच है? तभी अचानक मास्टर रुक जाता है और क्विंगे सीधा उससे टकरा जाती है। क्विंगे अपने आसपास देखने के बाद कहती है, ये कौन सी जगह है? मास्टर कोई जवाब नहीं देता, सीधा क्विंगे को गले लगा लेता है। क्विंगे भी उसे सर उठाकर ध्यान से देखने लगती है। फिर तो मास्टर उसे दूर करते हुए कहता है, तुम जानती थी कि उस वाइन में पॉइजन है, तो फिर उसे पीने क्यों जा रही थी? दोबारा ऐसा कुछ भी मत करना, क्या तुम्हें सुनाई भी दे रहा है? क्विंगे कहती है, मैंने पहले ही सीक्रेट तरीके से एंटीडोट ले लिया था। क्विंगे मास्टर को देखते हुए जोर जोर से हंसने लगती है। मास्टर कहता है, तुम हंस रही हो, तुम में तो बहुत ही हिम्मत है, अगर ये मेरे लिए ना होता तो तुम। तभी वो शॉक हो जाता है क्योंकि क्विंगे उसे गले लगाकर खड़ी होती है और कहती है, मुझे थोड़ी देर तुम्हें गले तो लगाने दो। ये सुनकर मास्टर भी ब्लश करते हुए क्विंगे को पकड़ लेता है। 5 मिनट के बाद क्विंगे कहती है, हे तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो और जाने दो, मैं थक चुकी हूँ। मास्टर दूर होते हुए कहता है, क्या कुछ गलत है? क्या मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही तंग कर दिया या फिर तुम्हें कहीं चोट लगी है? क्विंगे कहती है, मैंने एम्परर के सामने 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम तक घुटने टेके थे, इसीलिए मेरे घुटने चोटिल हो गए हैं। ये सुनकर मास्टर का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो कहता है, मेरा ब्रदर अपनी लाइन से बाहर चला गया, प्लीज उसे माफ कर दो। क्या मैं तुम्हें बाहर छोड़ सकता हूँ? क्विंगे कहती है, योर हाइनेस, क्या आप मुझे बाहर ले जाकर और भी तेजी से मारने की कोशिश कर रहे हैं? मास्टर गुस्सा करते हुए कहता है, मरने के बारे में मजाक मत करो। मास्टर बैठते हुए कहता है, मैं तुम्हें पिगी बैक राइड दूंगा, चलो भी। क्विंगे भी इसके लिए मान जाती है और वो दोनों ही बातें करते हुए आगे की ओर निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक सर्वेंट कहती है, लॉर्ड क्विंग जरा संभाल के, पहली बारिश की वजह से यहाँ पर फिसलन हो गई है। मो रोंग अपने पैरों को देखते हुए कहती है, ये जूते गंदे हो गए हैं, अब मुझे इनसे छुटकारा पाना होगा। तभी उसे हंसने की आवाज सुनाई देती है और जब वो उस डायरेक्शन में देखती है तो उसे मास्टर के साथ क्विंगे हंसते हुए नजर आती है। मो रोंग हैरान होते हुए मन ही मन कहती है, उसका चेहरा कितना खुश लग रहा है। तभी अचानक उसकी नजरें मास्टर की नजरों से मिलती है और मास्टर मो रोंग को इग्नोर करते हुए जस्ट उसके सामने से ही जाने लगता है। मो रोंग और उसकी मेट फटाक से 9th प्रिंस को ग्रीट करती हैं और ये सुनते हुए क्विंगे कहती है, क्या तुम्हें किसी ने अभी बुलाया?
तभी मास्टर अपनी पकड़ को ढीला कर देता है, जिससे कि क्विंगे उसे टाइटली पकड़ते हुए कहती है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने अभी अपनी पकड़ ढीली क्यों कर दी? क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मास्टर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करते हुए पीछे होने की? ये सब तुम्हारी गलती है। क्विंगे कहती है, तुम तो नर्वस लग रहे हो। इसी तरह से वो दोनों ही आपस में झगड़ते हुए पैलेस के बाहर की ओर निकल जाते हैं। मू रोंग को ये सब कुछ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है, क्या वो क्विंगे है जिसे कि 9th प्रिंस ने अपने पीठ पर कैरी किया है? वो मेड घबराते हुए कहती है, जी हाँ। ये सुनकर मू रोंग कहती है, तो ऐसा लगता है कि 9th प्रिंस अपने स्टूडेंट की अच्छे से देखभाल करता है। चलो अब हमें चलना चाहिए, वैसे भी आंट इंतजार कर रही होंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एम्प्रेस के पैलेस को। एम्प्रेस मू रोंग को बैठाते हुए कहती हैं, चलो बैठो, कुछ बातें करते हैं। मू रोंग कहती है, आंट आप बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हैं, ऐसा क्यों है? एम्प्रेस कहती है, यूमिंग और मू क्विंगे की सगाई, उसके बाद मुझे नहीं पता कि जिंगलान ने ऐसा कौन सा जादू किया यूमिंग पर, जो उसने चांसलर मेंशन में बहुत ज्यादा मेस फैला दिया और वो चाहता है कि मैं उस मेस को साफ करूं। मू रोंग कहती है, मैंने यहाँ रास्ते में क्विंगे को देखा और वो 9th प्रिंस के साथ थी। एम्प्रेस कहती है, मैंने सुना है कि मू क्विंगे को एम्परर ने अचानक किसी कारण से पैलेस में बुलवाया था, लेकिन फिर 9th प्रिंस ने उसे ले जाने से पहले वहाँ पर हंगामा खड़ा कर दिया। मू रोंग कहती है, क्या 9th प्रिंस क्विंगे की परवाह करते हैं? लेकिन आंट, आपने तो कहा था कि क्विंगे मू रोंग फैमिली को लगाम लगाने के लिए एक प्यादा है। ऐसी कई अफवाहें बताती हैं कि 9th प्रिंस और क्विंगे का रिश्ता टीचर और स्टूडेंट से परे है। इसके साथ ही मू रोंग मन ही मन कहती है, मैं इतने सालों से उसे टेस्ट कर रही थी, लेकिन फिर भी क्विंगे के कंपेयर में मैं पीली पड़ गई। क्विंगे वो है जिसने पिछले 16 सालों तक डम बनने का नाटक किया। क्या मैं तुम्हारे बारे में गलत थी? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसकी इतनी स्वीट साइड भी है और उन्होंने उसे सिर्फ क्विंगे के कारण दिखाया। मू रोंग इन सभी बातों में डूबी होती है। तभी एम्प्रेस कहती हैं, एम्परर वो है जिसने कि उसे पाला, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। उनके काम करने का कोई भी तरीका नहीं है। 9th प्रिंस की समाज में हैसियत काफी ज्यादा है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि क्विंगे उसकी हैसियत के लिए काफी हो। मैंने आज तुम्हें यहाँ पर इन्हीं बातों के बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया है। फेंग जिउचैन के करीब जाओ और उसे प्रेरित करो अपने जैसा बनाने के लिए, ताकि एम्परर के लिए तुम दोनों की शादी कराना और भी आसान हो जाए। ये सुनकर मू रोंग खुश होते हुए मन ही मन कहती है, अरे मैं भी तो शादी के लायक हो गई हूँ और मेरी हैसियत भी क्विंगे से कुछ खराब नहीं है। अगर मैं उसकी तरफ से होती तो वो भी मेरे साथ उसी तरह से बिहेव करता। एम्प्रेस कंटिन्यू करते हुए कहती हैं, एम्परर फेंग जिउचैन को मजबूर नहीं करना चाहते। आखिरकार ये समझौता करने के लिए तुम्हें ही पहल करनी होगी। मू रोंग कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई समझौता है आंट। एम्प्रेस कहती है, जो कि तुम पहले ही समझ चुकी हो तो मेरे नाम का यूज करो उसे ढूंढने के लिए। उसके मन में अब भी मेरे लिए कुछ आदर है। एक बार जब तुम 9th प्रिंस की कॉन्केबाइन बन जाओगी तो तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारी मू रोंग फैमिली के लिए पूरा हो जाएगा और हम सबको तुम पे प्राउड महसूस होगा। अब कैरेट चांसलर मेंशन के सामने रुकता है और मास्टर क्विंगे को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन क्विंगे बाजू में कूदते हुए सीधा घर में घुस जाती है और कहती है, अब मैं घर पहुंच चुकी हूं, तो तुम भी वापस जा सकते हो, बाय बाय। फिर तो क्विंगे गाना गाते हुए डोर बंद कर देती है, लेकिन तभी पीछे से यान कहती है, यंग मिस। क्विंगे बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, तुमने मुझे डरा दिया। यान कंटिन्यू करते हुए कहती है, यंग मिस, चांसलर मेंशन की पीछे वाली दीवार पर किसी ने 2 बड़े से फ्लावर बनाए हैं। क्विंगे चौंकते हुए कहती है, 2 फ्लावर? अरे वाह, मैं तो अमीर बनने जा रही हूँ।
इसके साथ ही वो मन ही मन कहती है, जरा सोचो, पिछली बार सिर्फ एक फ्लावर के साथ ही मैंने इतने ज्यादा पैसे कमाए थे, इस बार तो 2 फ्लावर है, इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा कमाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 1000 फ्लावर टावर को। वहाँ पर क्विंगे अपने बेंजिया वाले गेटअप में आती है और कहती है, मैडम मेई, मुझे बताइए कि किस तरह के अमीर आदमी ने 2 फ्लावर के साथ मुझे यहाँ पर बुलवाया है। मैडम मेई कहती हैं, वो इंसान इस 1000 फ्लावर टावर को बना या तोड़ सकता है, तो प्लीज आप अपना बेस्ट दीजिएगा यंग मास्टर बेंजियाओ। क्विंगे कहती है, अच्छा, अगर वो इतना ही जरूरी इंसान है तो फिर मैं उसे बहुत ही अच्छा इलाज दूंगी और अच्छा पैसा भी कमाऊंगी। क्विंगे तो खुशी खुशी ऊपर के रूम में जाने लगती है, लेकिन मैडम मेई निराश होते हुए मन ही मन कहती है, पैसे की वजह से आपको यहाँ नहीं बुलाया है यंग मास्टर। क्विंगे रूम का डोर खोलते हुए कहती है, आपको क्या तकलीफ है मेरे पेशेंट। क्विंगे की सारी खुशी गायब हो जाती है क्योंकि रूम के अंदर युनजी होती है और क्विंगे को याद आता है कि बर्थडे बैंक्वेट में क्या हुआ था। युनजी ने चांसलर से कहा था कि यंग मास्टर बेंजियाओ को मुझे दे दो, उसके बाद तो उसने मुझे घूरा भी था। आखिर युनजी यहाँ पर क्यों है? क्या मैं किसी गलत कमरे में आ गई हूँ? मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी रूम का दरवाजा भी बंद हो जाता है और क्विंगे चिल्लाते हुए कहती है, अरे ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? क्या मेरे साथ धोखा हुआ है? युनजी तो मन ही मन बहुत खुश होती है कि यंग मास्टर बेंजियाओ, आप मेरे हाथ लग ही गए। क्विंगे घबराते हुए कहती है, हाय युनजी। युनजी फटाक से क्विंगे को पकड़ते हुए कहती है, यंग मास्टर बेंजियाओ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ये सुनकर क्विंगे परेशान होते हुए कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? इसके साथ ही क्विंगे मन ही मन कहती है, ये 1000 फ्लावर टावर तोड़ने या बनाने वाला इंसान युनजी ही है। क्या उन्होंने मुझे फुसलाया है यहाँ लाने के लिए? युनजी कहती है, आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आप चांसलर के नाजायज बेटे हैं? क्विंगे कंफ्यूज होते हुए कहती है, तो तुम्हें ये लगता है कि मैं चांसलर मू युआन का नाजायज बेटा हूँ? युनजी कहती है, हाँ, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैंने यंग मिस क्विंगे को देखा है, वो जिंगलान के कंपेयर में ज्यादा अच्छी हैं। हम उनसे मदद मांगेंगे, मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद के लिए सहमत होंगी। क्विंगे कहती है, खैर ये सब सच है, लेकिन एक मिनट, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? युनजी कहती है, मुझे जैसे ही लॉर्ड रोई यांग और चांसलर से मिलने का मौका मिलेगा तो मैं उन्हें आपकी सच्चाई बताऊंगी। क्विंगे कहती है, नहीं, ऐसा मत करना। युनजी हैरान होते हुए कहती है, लेकिन ऐसा क्यों? आप एक अच्छे आदमी हैं, वे आपको पाकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। क्विंगे नाटक करते हुए कहती है, ये इतना आसान नहीं होगा। एक बार मेरी माँ ने मुझे बताया था कि वो मेरे फादर से एक रिवर पर मिली थी। उसके बाद उन दोनों को पहली नजर वाला ही प्यार हो गया और बाद में मेरे फादर ने उनसे वादा किया वापस आने का, लेकिन वो कभी नहीं आए और मुझे खुद उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ कैपिटल में आना पड़ा, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। अगर यंग मिस क्विंगे ना होती तो फिर तो क्विंगे रोते हुए कहती है, इसीलिए मैंने खुद को मेडिसिन स्टडी में झोंक दिया। मुझे उम्मीद है कि वो एक दिन जरूर आएगा जब चांसलर मू खुद मुझे पहचानेंगे और अफसोस करेंगे कि उन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं देखा। ये पूरी झूठी कहानी सुनकर युनजी रोते हुए कहती है, यंग मास्टर बेंजियाओ, मुझे नहीं पता था कि आपका पास्ट इतना दुख भरा था। क्विंगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, इसीलिए तुम चांसलर या यंग मिस क्विंगे से मिलने की तलाश मत करो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी प्लानिंग में बाधा डालो, समझी? युनजी शर्माते हुए कहती है, आप बहुत ही टैलेंटेड हैं, मैं आप पर विश्वास करती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्विंगे 1000 फ्लावर टावर से बाहर आ जाती है और कहती है, शुक्र है किसी तरह मैं बाहर आ गई। वैसे जब मैं एक बार झूठ बोलती हूँ तो मुझे उसे कवर करने के लिए और ढेर सारे झूठ बोलने होंगे। मैं अब ऐसा नहीं कर सकती। तभी क्विंगे के सामने स्वान आ जाता है।
उसको अच्छे से देखने के बाद क्विंगे कहती है, पिछली बार के कंपेयर में अब तुम ज्यादा बेहतर दिख रहे हो। स्वान कहता है, हाँ, हम काफी टाइम से नहीं मिले। ये सुनकर क्विंगे मन ही मन कहती है, क्योंकि मैंने 9th प्रिंस से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें दोबारा बेंजियाओ के रूप में नहीं मिलूंगी। फिर तो क्विंगे जाते हुए कहती है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत से काम हैं जिस पर मुझे ध्यान देना है, इसीलिए मुझे माफ करें। लेकिन स्वान क्विंगे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? क्विंगे को समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहे, इसीलिए वो मन ही मन कहती है, जब तक कि तुम ठीक हो मुझे किसी बात का पछतावा नहीं होगा। तभी वहाँ पर मास्टर मूरोंग के साथ आ जाता है और कहता है, क्या इत्तेफाक है बेंजियाओ। स्वान मास्टर को ग्रीट करता है और क्विंगे मन ही मन कहती है, क्या 9th प्रिंस एक लेडी के साथ घूमने आया है? मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तभी मास्टर क्विंगे के क्लोज आते हुए कहता है, क्या तुम्हें याद है बेंजियाओ कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था? ये सुनकर तो क्विंगे नाटक करते हुए कहती है, वादा? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। फिर तो मास्टर गुस्से से कहता है, दोबारा कहना। लेकिन क्विंगे मास्टर को कम्प्लीटली इग्नोर मारते हुए कहती है, हाय प्रिटी लेडी, वैसे तुम हो कौन? मूरोंग 3rd प्रिंस को ग्रीट करती है और क्विंगे से कहती है, यंग मास्टर बेंजियाओ, असल में मैं। तभी स्वान फुसफुसाते हुए कहता है, बेंजियाओ, असल में ये लॉर्ड क्वीन हैं। उन दोनों को इतना क्लोज होकर बात करते देख मास्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मूरोंग कंटिन्यू करते हुए कहती है, असल में ऑटम हंट का टाइम जल्द ही आ रहा है, इसीलिए मैंने 9th प्रिंस को मेरे साथ चलकर धनुष खरीदने के लिए इनवाइट किया। क्या आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे 3rd प्रिंस? स्वान कहता है, पूछने के लिए थैंक यू, लेकिन हम। तभी क्विंगे स्वान की बात को काटते हुए कहती है, यंग लेडी तो खुद हमें इनवाइट कर रही है, तो मना करने का कोई रीजन ही नहीं है। इसी के साथ क्विंगे मन ही मन कहती है, तो 9th प्रिंस एक लेडी के साथ शॉपिंग पर आया है। क्विंगे गुस्सा करते हुए मास्टर से कहती है, जो कि हमारा मिलना किस्मत में था, तो चलो साथ ही चलते हैं। मास्टर भी कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर तो वो दोनों ही गुस्सा करते हुए आगे की ओर निकल जाते हैं। ये सब देखते हुए स्वान और मूरोंग कहते हैं, ये दोनों कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हथियारों की दुकान को। वहाँ पहुँचने के बाद मूरोंग एक धनुष को उठाते हुए कहती है, 9th प्रिंस, आपके पास तो बहुत ही एक्सपीरियंस होगा, खास करके तीरंदाजी में। आखिर आपको उसमें इंटरेस्ट जो है, तो आप इस धनुष के बारे में क्या सोचते हैं? मास्टर कुछ भी नहीं कहता और साइलेंटली बस मूरोंग को देखता है। तभी उसका ध्यान स्वान और क्विंगे पर जाता है। स्वान खुशी से कहता है, देखो बेंजियाओ, मैंने तुम्हारे लिए ये वाला धनुष चुना है। क्विंगे धनुष को लेते हुए कहती है, बहुत खूब, ये तो बहुत ही अच्छा है। तभी उस धनुष को छीनते हुए मास्टर कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये धनुष बहुत ही अच्छा है। इस धनुष को बहुत ही मुश्किल से तराशा गया है। ये खूबसूरत है, लेकिन यूज के लायक नहीं। ऊपर से ये ढीला है, जिससे कि तुम्हारा तीर एक रेंज के अंदर ही लगेगा। ये सब सुनते हुए बेचारे स्वान का कॉन्फिडेंस लेवल गिर रहा होता है। मास्टर कंटिन्यू करते हुए कहता है, इसके साथ ही ये कितना ज्यादा भारी है, जिससे कि ये तुम्हारे हाथों की स्ट्रेंथ को खत्म कर देगा। जब बात धनुष जैसे हथियारों पर आए तो तुम्हें कभी भी दिखावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इतना सब सुनने के बाद मूरोंग भी अपना धनुष नीचे रख देती है। मास्टर कहता है, स्वान, अगर ये कोई गिफ्ट है तो बेहतर होगा कि तुम कुछ और चुनो। स्वान कहता है, जी अंकल, मैं समझ गया। मास्टर दुकान के वर्कर से कहता है, अगर आप लोगों के पास अच्छी क्वालिटी की चीजें हैं तो हमसे छुपाओ मत। वर्कर कहता है, सर आपकी नजरें काफी अच्छी हैं, ऊपर साइड चलिए, वहाँ पर अच्छी क्वालिटी की चीजें हैं। फिर तो वो सभी 2nd फ्लोर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक मास्टर क्विंगे के हाथ को पकड़ते हुए उसे साइड में लेकर कहता है, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम बेंजियाओ के रूप में कभी भी स्वान के सामने नहीं जाओगी। ये सुनकर क्विंगे मुस्कुराते हुए मास्टर को ही दीवार से लगाकर उसके रास्ते को ब्लॉक करते हुए कहती है, मुझे यहाँ पर क्वेश्चन करना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्यों हो? मास्टर कोई भी जवाब नहीं देता और क्विंगे को बड़े ध्यान से देखते हुए मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम जेलस हो?
क्विंगे गुस्सा करते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? जेलस? ये सब छोड़ो, पहले मुझे बताओ कि तुम उसके साथ यहाँ क्यों हो? सच बताओ वरना मैं। मास्टर कहता है, बेहतर होगा अगर तुम उन आदमियों से दूर रहो। क्विंगे और भी गुस्सा करते हुए कहती है, तुम मुझे बता रहे हो या नहीं? ये सुनकर मास्टर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं यहाँ पर ऑफिशियल बिजनेस की वजह से आया हूँ। क्विंगे कहती है, किस तरह के ऑफिशियल बिजनेस में एक प्रेटी लेडी की जरूरत पड़ती है? मास्टर धीरे से कहता है, हाल ही में हमारे इस कैपिटल में ढेर सारे मार्शल आर्टिस्टों की बाढ़ आई है और वे सभी के सभी इस हथियार की दुकान में आए थे जिसका मालिक मूरोंग फैमिली है। ये सुनकर क्विंगे कहती है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम यहाँ पर मूरोंग फैमिली की वजह से आए हो? मास्टर कहता है, संयोग से मुझे एम्परर ने मूरोंग क्वीन के धनुष को देखने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने उसे इस दुकान पर आने का सुझाव दिया, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। और वैसे भी ऑटम हंट का टाइम आ रहा है, इसीलिए मुझे चिंता हो रही है। ये सब सुनकर क्विंगे कहती है, तुमने जो कुछ भी मुझे बताया वो सब मुझे गलत लग रहा है। मास्टर कहता है, ओ लिटिल फॉक्स, तुम किस चीज की बनी हो? क्विंगे कहती है, मैं बहुत सीरियस हूँ, जरा देखो उसे। वो दुकानदार अपनी बॉडी से कमजोर है, लेकिन फिर भी उसकी ब्रीथिंग बहुत ही नॉर्मल है। इसके साथ ही उसके पैर बहुत मजबूत हैं। ये कैसा अजीब सा बीमार आदमी है? मास्टर कहता है, मैंने इसे नोटिस नहीं किया, ऐसा लगता है कि मूरोंग फैमिली ने कुछ बाहर वालों को भी नौकरी पर रखा है। वैसे अब तुम जानती हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तुम ही वो हो जिसने की वादा तोड़ा है। क्विंगे गुस्सा करते हुए कहती है, तुमने कहा था कि मैं बेंजियाओ बनकर स्वान के सामने ना जाऊं, लेकिन स्वान ही मेरे सामने आ गया, तो मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए था? मास्टर गुस्से से कहता है, अगर तुम फ्लावर थाउजेंड टावर में नहीं गई होती तो वो तुम्हें कैसे ढूंढता? दूसरी ओर स्वान और मूरोंग दोनों ही बहुत ज्यादा सीरियस होकर सेकंड फ्लोर पर हथियारों को देख रहे होते हैं। तभी मूरोंग कहती है, नाइन्थ प्रिंस और बेंजियाओ दोनों ही यहाँ नहीं आए हैं। स्वान कहता है, चलो उन्हें ढूंढते हैं। वापस आते हुए स्वान का ध्यान नीचे की ओर जाता है, जहाँ पर वो मास्टर और बेंजियाओ को एक दूसरे से लड़ते हुए देखता है। क्विंगे गुस्सा करते हुए कहती है, तुम मुझे फाइनेंशियली बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। मास्टर कहता है, ऐसा नहीं है, तुम खुद को फाइनेंशियली मजबूत बनाए रख सकती हो, बस मेरी चोटों का इलाज करके। फिर तो क्विंगे मास्टर के क्लोज जाते हुए कहती है, तुम्हारा पैसा मेरा पैसा, तो इसमें कमाने जैसी क्या बात है? ये देखकर तो स्वान शॉक होते हुए कहता है, अंकल और बेंजियाओ एक दूसरे के बेहद करीब है, क्या ये सब नॉर्मल है? और मास्टर ब्लश करते हुए मन ही मन कहता है, इसने कहा जो मेरा है वो उसका है, क्या इसका मतलब ये है कि हम? फिर तो मास्टर क्विंगे को पकड़ते हुए शांत करने की कोशिश करता है। ये देखकर तो स्वान और मूरोंग पर बिजलियां ही गिर जाती हैं कि हमने ये क्या देख लिया। इसके साथ ही स्वान मन ही मन कहता है, क्या अंकल सच में मेंस को पसंद करते हैं? क्या उन्हें अजीब महसूस नहीं हो रहा पब्लिकली इस तरह की हरकत करते हुए? मूरोंग मन ही मन कहती है, रुको जरा, नाइन्थ प्रिंस के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है मैंने इसे देखा है। जब वो क्विंगे को देखता है तो वो इसी तरह का रिएक्ट करता है और उसके चेहरे पर इसी तरह की खुशी होती है। मूरोंग परेशान होते हुए मन ही मन कहती है, क्या सच में क्विंगे ही बेंजियाओ है? वो इतने सालों से डम बनकर हमारे साथ गेम खेल रही थी, मुझे जल्द से जल्द इस डाउट को कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन थर्ड प्रिंस स्वान को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। मूरोंग सुनाते हुए कहती है, यंग मास्टर बेंजियाओ मुझे कुछ ठीक नहीं लगते, वो जानबूझकर हमारे करीब आने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार सभी की सोशल स्टैंडिंग अलग अलग है। ये सुनने के बाद स्वान गुस्से से कहता है, यंग मास्टर बेंजियाओ एक काबिल फिजिशियन है, वो सिर्फ लोगों की जान बचाते हैं। वो कोई मतलबी या लालची इंसान नहीं है जो जानबूझकर हमारे करीब आने की कोशिश करे। इसके साथ वो मेरा दोस्त भी है, तो अपनी जुबान को काबू में रखो। मूरोंग हंसते हुए कहती है, अच्छा ऐसा है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि शक करने की आदत पड़ गई है। इसके साथ ही वो मन ही मन कहती है, बेंजियाओ को लेकर मेरे डाउट्स गलत है, आखिर क्विंगे को मेडिसिन के बारे में क्या ही पता होगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के बाद, वो भी ऑटम हंट के दौरान। ढेर सारे यंग लोग ऑटम हंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए होते हैं। उनमें से एक आदमी बड़ी मेहनत से तीर को चलाता है। चिड़िया की तरफ तीर तो बहुत तेजी से जाता है, लेकिन बीच रास्ते में ही वो तीर नीचे गिर जाता है। ये देखकर तो चिड़िया भी लाइक,
ओ इंसान। लेकिन बाकी की सारी गर्ल्स उसे घेरते हुए कहती है, ओ तुमने कितना अच्छा किया, तुमने तो कमाल कर दिया। ये सब कुछ देखते हुए क्विंगे और यान मन ही मन कहती हैं, तीर तो लगा ही नहीं। तभी वहाँ पर मास्टर आते हुए कहता है, क्या तुम्हारा धनुष कंफर्टेबल है? क्विंगे इसका कोई जवाब नहीं देती और फुसफुसाते हुए कहती है, मैं देख रही हूँ कि एम्परर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सिर्फ ओपन एयर स्पीड डेटिंग इवेंट है। मास्टर कहता है, तुमने ये कैसे पता लगाया? क्विंगे कहती है, जाहिर है यहाँ पर आए सारे जेंटलमैन और लेडीज की उम्र शादी की है, जो कि यहाँ पर मोर की तरह नाच रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है? तभी अचानक क्विंगे शॉक होते हुए सोचती है, मास्टर ये हैंडसम है और अमीर भी, ऊपर से मार्केट में इसकी इज्जत भी बहुत है। ये तो एकदम हाई क्वालिटी का जेंटलमैन है। और नो, ये तो बहुत बड़े खतरे में है। पीछे से यान कहती है, बिल्कुल भी नहीं। आखिर नांचू के गॉड ऑफ वॉर के पास आने की कोशिश कौन ही करेगा? क्विंगे मेडिसिन देते हुए कहती है, ये लो, अच्छा है कि मैं पहले से ही तैयार होकर आई थी। फिर तो क्विंगे ढेर सारी बॉटल्स देते हुए कहती है, इससे तुमसे मक्खियाँ दूर रहेंगी, ये वाला चींटियों को दूर रखेगा। मास्टर शर्माते हुए कहता है, बस भी करो, तुम मुझे ये सब क्यों दे रही हो? क्विंगे कहती है, बाय चांस तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। तभी वहाँ पर नाइन्थ प्रिंस कहते हुए मूरोंग आ जाती है। मूरोंग कंटिन्यू करते हुए कहती है, हमें एम्परर ने बुलाया है। ये सुनकर तो क्विंगे और भी बॉटल्स देते हुए कहती है, तो फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए और इन सब चीजों को अपने पास रखना चाहिए ताकि कीड़े आपसे दूर रहें। मैंने कहा था ना, बाई चांस इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब पड़ गई जरूरत। मूरोंग को लेकर क्विंगे के मारे हुए ताने को समझते हुए मास्टर पूरी तरह से शर्मा जाता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। मूरोंग जाते हुए मन ही मन कहती है, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया कीड़ों को भगाने के लिए? क्या ये सच में बेंजियाओ ही है? छोड़ो भी, मुझे मेरा ध्यान और भी इम्पोर्टेंट चीजों पर देना चाहिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एम्परर के कैंप में। मास्टर और मूरोंग के ग्रीटिंग के बाद एम्प्रेस कहती है, ओ देखो तुम दोनों को, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? ऐसा लगता है कि तुम दोनों कहीं चक्कर लगा रहे थे। मूरोंग शर्माते हुए कहती है, आंट आप ये क्या कह रही हैं? लेकिन मास्टर को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मूरोंग शर्माते हुए कहती है, असल में जब मैं वहाँ पहुँची तब नाइन्थ प्रिंस लॉर्ड रुइयांग से बात करने में व्यस्त थे, इसीलिए हमें आने में देर हो गई। ये सुनकर तो एम्परर को गुस्सा आ जाता है और वो मन ही मन कहते हैं, वो लड़की यहाँ भी? केवल मूरोंग जैसी लड़की ही ज्यू चैन के लिए अच्छी रहेगी। एम्परर कहते हैं, ज्यू चैन इस ऑटम हंट के दौरान तुम्हें लॉर्ड मूरोंग क्वीन का अच्छे से ध्यान रखना है। ये सुनकर मास्टर गुस्से से कहता है, क्या इंपीरियल गार्ड ढीले पड़ गए हैं? एक नॉर्मल इंसान के तौर पर मेरा सबसे पहला काम है कि मैं आपकी सुरक्षा पर ध्यान दूं। ये सुनकर एम्परर को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ कहते नहीं। मूरोंग अच्छे बनते हुए कहती है, नाइन्थ प्रिंस सही कह रहे हैं, वैसे भी मैं किस खतरे में पड़ूंगी? दरअसल आज ऑटम हंट के लिए मेरे पास एक सुझाव है। एम्परर कहते हैं, और वो क्या सुझाव है लॉर्ड क्वीन? मूरोंग कहती है, सबसे पहले तो यहाँ आए हुए लोगों में से मेंस और वुमेन्स की टीम बनाएंगे। जीतने वाली टीम हारने वाली टीम का फेवर ले सकती है, लेकिन इसमें कोई पीछे नहीं हट सकता। आखिरकार नांचू के अकेले मेंस ही वो नहीं हैं जो महान हो सकते हैं, यहाँ की वुमेन्स भी उतनी ही अच्छी हैं। ये सुनकर एम्परर हंसते हुए कहते हैं, क्या खूब कहा, ये अच्छा आइडिया है ना ज्यू चैन? मास्टर कहता है, जब तक कि आप लोग खुश हैं ये सही है योर मैजेस्टी। एम्परर कहते हैं, तो फिर किसी की साइड न लेने के लिए फेंग ज्यू चैन बस नाम का ही कैप्टन रहेगा। एंड में उसके सारे शिकार को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, एक तरफ मेंस की टीम और दूसरी ओर वुमेन्स की टीम होती है। वुमेन्स के टीम की कैप्टन मूरोंग कहती है, मुझे आशा है कि आप सारे जेंटलमैन इस कंपटीशन के दौरान हमसे थोड़ा इजी जाएंगे। लेकिन मास्टर जल्दबाजी करते हुए कहता है, इन सबको जल्दी खत्म करो, क्लियर तौर पर तुम इन सारी वुमेन से हारोगे नहीं। फिर तो मास्टर वहाँ से जाते हुए मन ही मन कहता है, मुझे जल्द से जल्द लिटिल फॉक्स को ढूंढना चाहिए। पीछे से सारे मेंस कहते हैं, समझ गए। दूसरी ओर सारी वुमेन्स गुस्सा करते हुए कहती हैं, आखिर ये नाइन्थ प्रिंस इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं? मूरोंग को भी निराश देख डिफेंस डिप्यूटी मिनिस्टर की डॉटर डैन शुंगिया, जिसके पास हंटिंग और फाइटिंग की अच्छी स्किल है, वो कहती है, चिंता मत करो कजन सिस्टर, मैं लेडीज की टीम को जिताने में हेल्प करूंगी। मूरोंग भी हंसते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुम हेल्प जरूर करोगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्विंगे को, जो कि उबासी लेते हुए मन ही मन कहती है, इस गर्मी में हंटिंग करना तो एक टॉर्चर है, बेहतर होगा कि मैं वापस जाने से पहले
नाइन्थ प्रिंस के काम को खत्म होने का इंतजार करूं। मैं बस थोड़ी सी झपकी लेने के लिए कोई जगह ढूंढ लेती हूँ। तभी कुइंगे का घोड़ा सामने लटके हुए गाजर को खा लेता है और कुइंगे के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से कुइंगे उस पे से गिरने लगती है। अचानक एक हाथ कुइंगे को गिरने से बचा लेता है कुइंगे और हमें ये पता चलता है कि वो हाथ सेवेंथ प्रिंस फेंग लेन का है। फेंग लेन मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। कुइंगे कहती है, फेंग लेन आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बाकी सारे लोगों के साथ हंटिंग क्यों नहीं करते? फेंग लेन कहता है, असल में मुझे ब्लड की स्मेल पसंद नहीं। वैसे भी मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा शिकार पास में ही है। एक खरगोश उछल कूद करते हुए कुइंगे और फेंग लेन के सामने आ जाता है। तो कुइंगे, जिसने फेंग लेन की शिकार वाली बात को नहीं सुना, वो कहती है, चुप रहो, हमारे सामने एक खरगोश है, चलो उसे पकड़ें। फेंग लेन भी हामी भरता है और दोनों ही दबे पांव शिकार की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले कि वो दोनों उस खरगोश को पकड़ पाते, वो उछलते हुए उनसे दूर हो जाता है और कहता है, तुम दोनों इंसान मुझे पकड़ना चाहते हो, वो भी रैबिट के किंग को? इतना आसान नहीं होगा। लेकिन दूसरे ही पल वो फेंग लेन के हाथों में होता है और उसकी अच्छे से पिटाई भी हुई होती है। बेचारा खरगोश मन ही मन अपने सारे पूर्वजों को याद कर रहा होता है। फेंग लेन हंसते हुए कहता है, देखो कुइंगे, ये खरगोश कितना प्यारा है। लेकिन कुइंगे को तो बस खाने के लिए मीट दिख रहा होता है, इसीलिए कुइंगे लार टपकाते हुए कहती है, ओ तब तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आखिरकार हमने अपनी सारी मेहनत इसे कैप्चर करने में लगा दी थी, चलो भी इसे पकाते हैं। फेंग लेन कहता है, लेकिन इसका छोटा सा उदास चेहरा देखो। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक तीर बड़ी तेजी से आता है। कुइंगे इस बात को नोटिस कर लेती है, इसीलिए वो खरगोश को लेकर साइड में हो जाती है। वो तीर लगने की वजह से खरगोश मर जाता है। फेंग लेन फटाक से कुइंगे को संभालते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? तभी वहाँ पर डिफेंस डिप्यूटी मिनिस्टर की डॉटर डैन अपने दोस्तों के साथ आते हुए कहती है, क्या आप डर गई यंग मिस कुइंगे? ये देखकर कि यहाँ पर सेवेंथ प्रिंस फेंग लेन भी है, डैन खुशी से कहती है, सेवेंथ प्रिंस आप भी यहाँ पर हो? लेकिन सेवेंथ प्रिंस तो उस खरगोश के लिए रो रहा होता है। डैन खुशी से कहती है, जब मैंने आपको लेक पर घूमने के लिए बुलाया था तो आप क्यों नहीं आए? ये सुनकर तो फेंग लेन भड़क जाता है और कहता है, मुझे परवाह नहीं कि तुम कहाँ घूमना चाहती हो। आखिर तुम किस तरह की हंटर हो? तुमने लगभग कुइंगे को चोट पहुँचा दी थी और मैं अपने खरगोश के लिए मुआवजा चाहता हूँ। ये जानकर कि वो खरगोश सेवेंथ प्रिंस का था, डैन माफी मांगने लगती है। ये सब कुछ यंग मिस कुइंगे की वजह से हुआ, क्योंकि वो आपके आसपास घूम रही थी। वैसे भी हंटिंग के मैदान में तीरों की आंखें नहीं होती। अगर आपको इतना ही डर लगता है यंग मिस कुइंगे, तो आप अपने कैंप में वापस जाकर कढ़ाई बुनाई क्यों नहीं करती? पीछे से बाकी की गर्ल्स मजाक उड़ाते हुए कहती है, यंग मिस डैन, क्या आपको नहीं पता? यंग मिस कुइंगे तो बचपन से ही डम थी, मुझे नहीं लगता कि वो सुई में धागा डालना भी जानती होगी। दूसरी कहती है, अरे हाँ, जिस तरह से मैं इसे देखती हूँ, इसे तो घर पर ही रहना चाहिए था। कुइंगे कहती है, मैंने मिलिट्री फैमिली के डॉटर के रूप में तुम्हारी शानदार तीरंदाजी की कहानियाँ सुनी है, लेकिन अब जबकि हम मिल चुके हैं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी कम उम्र में तुम्हारी आंखों की रोशनी कम हो गई है। आखिर तुम्हारा तीर जो दूसरे के शिकार पर लगा है। ये सुनकर तो डैन को एम्बैरेसमेंट की वजह से गुस्सा आने लगता है और सेवेंथ प्रिंस तो जोर जोर से हंसने लगता है। डैन गुस्से में आकर कुइंगे को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बीच में फेंग लेन आते हुए कहता है, बदतमीज, क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें यही सिखाया है? डैन गुस्सा करते हुए कहती है, आखिर आप इसकी वजह से मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? फिर तो फेंग लेन बहुत ही डरावने वे में कहता है, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो तीर कुइंगे को नहीं लगा, वरना आगे का मन में कंटिन्यू करते हुए कहता है, अब तक तो तुम मर चुकी होती। वेल गाइस, इस पूरी स्टोरी में मुझे अब तक का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर सेवेंथ प्रिंस फेंग लेन ही लगता है। आप लोगों को कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पसंद है वो मुझे कमेंट में बताइए। डैन वहीं बैठकर बच्चों की तरह रोना शुरू कर देती है। डैन के दोस्त उसे समझाते हुए कहती है, ओ मिस डैन, रोना बंद कीजिए, ये सब इस कुइंगे की गलती है। ये सब देखने के बाद कुइंगे भी डैन के पास जाती है और कहती है, रोना बंद कीजिए मिस डैन, क्या तुम सच में सोचती हो कि ऐसा करने से सेवेंथ प्रिंस तुम्हें आकर शांत करेगा? जब लगभग तुमने मुझे तीर मार ही दिया था तब तो तुम ऐसी नहीं थी। क्या तुम सच में इतनी भोली हो? ये सुनकर तो डैन हिल जाती है, क्योंकि वो सच में नाटक ही कर रही थी। कुइंगे डैन के फेस पे मिट्टी लगाते हुए कहती है, ये हुई ना बात, इसके साथ तो तुम और भी बुरी और बेचारी लग रही हो। डैन की फ्रेंड्स उसे खड़ी करते हुए कहते हैं, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है कुइंगे, और तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें थैंक यू कहेंगे?
क्विंगे उन्हें इग्नोर मारते हुए वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर डैन पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, क्विंगे तुम बस मेंस के खेलने की चीज हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ मर गई और पूरा चांसलर मेंशन सड़ गया, इस तरह से तुम बस एक पागल। इतने में ही क्विंगे डैन को थप्पड़ मारते हुए कहती है, लॉर्ड की इंसल्ट। डैन तो सीधा जाकर पेड़ से टकरा जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी अकड़ नहीं जाती और वो क्विंगे को चिल्लाते हुए कहती है, मुझ पे हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अपनी हद भूल गई हो? क्विंगे डैन को एक और थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। इतने में ही डैन रोने लगती है और इन्हीं सब के बीच वहाँ पर मास्टर और मूरोंग आ जाते हैं। मूरोंग कहती है, ये सब क्या चल रहा है? ये देखने के बाद कि वहाँ पर मूरोंग आ गई है, डैन उनकी ओर भागते हुए कहती है, ओ कजन सिस्टर, इस मुंह क्विंगे ने मुझे मारा। डैन को शांत करते हुए मूरोंग कहती है, लॉर्ड रुईयांग, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ क्या हुआ है? डैन कहती है, ओ कजन सिस्टर, मैंने तो बस यंग मिस क्विंगे को कुछ शब्द कहे थे जिस पर वो गुस्सा हो गई और उसने मेरे चेहरे पे 2 थप्पड़ मारा। देखो मेरे चेहरे को ये कैसे फूल गए हैं। मूरोंग डैन को शांत करते हुए कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी फैंग लैन कहता है, सारी गलती क्विंगे की ही नहीं है लॉर्ड क्वीन। यंग मिस डैन ने जो कुछ भी कहा वो सुनने के बाद तो मैं भी उस पर हमला करना चाहता था। ये सुनने के बाद मूरोंग मन ही मन कहती है, उसने तो इन सब में 7 प्रिंस को भी घसीट लिया। वो जहाँ भी जाती है मेरे लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करती है। मूरोंग कहती है, क्विंगे, डैन एक ढीली तोप हो सकती है, लेकिन सच में वो बहुत ही भोली है। भले ही उसने तुम्हें कुछ भी कहा हो, लेकिन तुम्हें इस तरह से उसे मारना नहीं चाहिए था। पीछे से डैन की दोनों दोस्त आपस में बात करते हुए कहती हैं, लेडीज के बीच तो ये सब होता रहता है, तो क्या उसे इसके लिए हिंसा का यूज करना चाहिए? मुझे तो क्विंगे की परवरिश पे ही डाउट है। ऊपर से ये सब कुछ देखते हुए यिंग कहता है, मुझे लगा कि वो सही थी। ये सुनकर यान कहती है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो इतनी आसानी से मूरोंग जैसी किसी इंसान से घेर ली गई हैं। यिंग कहता है, तुम उन्हें कम आंक रही हो। तभी क्विंगे कहती है, तुम क्या चाहती हो कि मैं माफी मांगू? क्या तुम्हें चिंता नहीं कि मैं तुम्हें भी मार सकती हूँ? मूरोंग कहती है, क्या आप मुझे सजा देने की कोशिश करेंगे लॉर्ड रुईयांग? क्विंगे चिढ़ाते हुए कहती है, मैं आपकी तरह माफ करने वाली नहीं हूँ लॉर्ड मूरोंग क्वीन। अगर कोई मुझे मेंस का खिलौना और मेरे चेहरे पर ही मनहूस कहेगा तो मैं उसे माफ नहीं करती। आखिरकार मैं एक लॉर्ड हूँ और मेरे से नीचे वाली मेरी बेइज्जती करे, ये तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या आप सोचती हैं कि 2 थप्पड़ बहुत ज्यादा हैवी पनिशमेंट है लॉर्ड क्वीन? ये सारा ड्रामा देखते हुए मास्टर एंजॉय कर रहा होता है। क्विंगे की सारी बात सुनने के बाद मूरोंग को समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहे। फैंग लैन बीच में आते हुए कहता है, मुझे लगता है कि डैन ने जो लॉर्ड का अपमान किया है, आप लोग उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। इतना ही नहीं, क्विंगे ने जो उसे थोड़ी सी सजा दी तो आप लोग उसकी परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, मुझे तो आप सबकी परवरिश पर डाउट हो रहा है। डैन कहती है, 7 प्रिंस, आखिर आप क्विंगे को क्यों बचा रहे हैं? क्या आप इसे पसंद करते हैं? ये सुनने के बाद तो वहाँ पे सन्नाटा ही छा जाता है, लेकिन फिर 7 प्रिंस खुश होते हुए कहता है, क्या ये इतना क्लियर था? क्विंगे से चिपकते हुए 7 प्रिंस कहता है, मुझे क्विंगे और बेंजियाओ दोनों ही पसंद है, क्योंकि वो मुझे वो देते हैं जो मुझे चाहिए, यानी पॉइजन, इसीलिए मैं कभी उन्हें जाने नहीं देता। ये सब देखकर डैन रोने लगती है और मन ही मन कहती है, ये कितना बुरा है। फैंग लैन तो अभी भी क्विंगे के आजू बाजू घूमते हुए बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। ये सब कुछ सुनते हुए मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है, तुम सबका हो गया, अब बोलने की मेरी बारी। डैन, तुमने सच में लॉर्ड रुईयांग की इंसल्ट की है, इसीलिए तुम्हें इस पूरे मैदान के 10 चक्कर वो भी 2 घंटे के अंदर लगाने की पनिशमेंट दी जाती है। ये सुनकर बाकी की लड़कियां शॉक हो जाती हैं और कहती हैं, 10 चक्कर, वो भी इस पूरे मैदान के 2 घंटे के अंदर? मूरोंग सामने आते हुए कहती है, योर हाइनेस, डैन अभी यंग है और बेवकूफ भी। लॉर्ड रुईयांग की इंसल्ट करने के लिए मैं उसकी ओर से माफी मांगती हूँ। ये सुनकर तो क्विंगे भी शॉक हो जाती है, लेकिन मास्टर कोल्डली मूरोंग को देखता है और कहता है, लॉर्ड क्वीन, जो कि आप डैन के लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रही हैं, इसीलिए अगर आप उसके साथ एकजुट होकर चलेंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर तो मूरोंग शॉक हो जाती है और मास्टर उन सबको इग्नोर करते हुए आगे जाकर कहता है, क्विंगे, मेरे साथ आओ। इसके साथ ही मास्टर फैंग लैन को बहुत ही अजीब सी नजरों से घूर रहा होता है। ये देखकर तो
फेंगलेन भी घबराते हुए मन ही मन कहता है, मुझे ये इतना बुरा एहसास क्यों हो रहा है। फिर तो मास्टर वहाँ से आगे निकल जाता है और मन ही मन कहता है, क्योंकि तुम बस क्विंगे के बिहाफ पर बोल रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हें जाने दूंगा। पीछे से फेंगलेन राहत की सांस लेते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अस्तबलों से मेरे लिए पुकार आ रही है। यिंग और यान सोच रहे होते हैं कि सेवेंथ प्रिंस तुम तो मरते मरते बचे हो। मास्टर के पीछे आते हुए क्विंगे कहती है, तुम इतना तेज क्यों जा रहे हो। मास्टर कहता है, क्विंगे मुझे अपना हाथ दो। क्विंगे के हाथ देते ही मास्टर उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे कि क्विंगे चिल्लाते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो। मास्टर कुछ अजीब ढंग से कहता है, तुम उसके साथ वहाँ अकेली थी क्योंकि तुम ये जानती थी कि वो कैसा महसूस करता है। ये सुनकर तो क्विंगे हैरान हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मास्टर को समझाते हुए क्विंगे कहती है, तुमने कुछ गलत समझ लिया है। फेंगलेन तो बहुत ज्यादा मासूम है, उसे तो पता भी नहीं होगा कि अट्रैक्शन क्या चीज होती है। वो तो बस पॉइजन्स और बीमारियों के एंटीडोट को कलेक्ट करना पसंद करता है। वैसे क्या तुम मूरोंग क्वीन के साथ नहीं आए थे। वेल, कंपटीशन का क्या हुआ। वेट, कंपटीशन तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जल्दी करो और कुछ और शिकार पकड़ लो। मास्टर हामी भरता है और कहता है, कंपटीशन में मेरी की गई हंटिंग मायने नहीं रखती। ये सुनकर तो क्विंगे शॉक हो जाती है और मास्टर का कॉलर पकड़ते हुए कहती है, क्या बोल क्या रहे हो तुम। तुम्हारी गिनती नहीं होगी। क्या होगा अगर लेडीज की टीम जीत गई। क्या होगा अगर मूरोंग क्वीन तुमसे कुछ करने के लिए कहती है। मास्टर मुस्कुराते हुए कहता है, तो मुझे मेरे बचाव के लिए लिटिल फॉक्स का इंतजार करना होगा। क्विंगे परेशान होते हुए कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एम्परर पे, जो कि कहते हैं, हर किसी ने बहुत ही अच्छा काम किया, तो बताओ हंटिंग कंपटीशन किसने जीता। मूरोंग कहती है, योर हाइनेस, लेडीज ने यंग मिस डैन की बदौलत जीत हासिल की है। हालांकि यंग मिस डैन बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए वो वापस आराम करने के लिए लौट चुकी हैं। एम्परर कहते हैं, अरे वाह, तब तो आपको यंग मिस डैन की मेहनत को बर्बाद जाने नहीं देना चाहिए। आप फेंग ज्यूचैन से पूछ सकती हैं, इसे एक उपकार समझो। दूसरी ओर क्विंगे गुस्सा करते हुए मन ही मन कहती है, ये सारे मेंस आखिर लेडीज से भी बदतर कैसे हो सकते हैं। मैंने सुना है कि मूरोंग मास्टर को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। क्या होगा अगर वो उससे शादी के लिए कहती है, या फिर मुझे उसे भगाने के लिए बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। मूरोंग कंटिन्यू करते हुए कहती है, जो कि एम्परर ने कहा है, इसीलिए योर हाइनेस प्लीज आप मेरी स्वार्थी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। वो रिक्वेस्ट क्या है, ये सुनने के लिए तो क्विंगे का दिल जोरों से धड़क रहा होता है। मूरोंग कहती है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एम्परर, क्या ये सही रहेगा। दूसरी ओर क्विंगे बौखलाते हुए मन ही मन कहती है, ये कितना बेशर्मी से भरी रिक्वेस्ट है। क्या वो सच में सबके सामने ऐसा करने के लिए कहने वाली है। तभी मास्टर कहता है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन बीच में क्विंगे कहती है, मुझे ये एक्सेप्ट है, वो भी उनके बिहाफ पर। ये सुनकर तो मास्टर पर बिजलियां ही गिर जाती हैं। ये सुनकर एम्परर गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुमने उसे बिगाड़ दिया है, देखो वो तुम्हारे बारे में कैसे बोल रही है। क्विंगे मूरोंग के सामने आते हुए कहती है, लॉर्ड क्वीन, मैंने कभी भी मास्टर को स्वॉर्ड चलाते हुए नहीं देखा। इसके साथ ही क्विंगे मन ही मन कहती है, ये मास्टर के लिए एकदम ठीक रहेगा। अब मैंने इतना इम्पोर्टेंट वो भी सही मुद्दा दिया है। मास्टर की ओर देखते हुए क्विंगे मन ही मन कहती है, स्वॉर्ड डांसिंग करते हुए मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मूरोंग कहती है, लॉर्ड रुइयांग, क्या आप कहना चाहती हैं स्वॉर्ड डांसिंग? लेकिन ये तो बस आपका सजेशन है, क्या इसके लिए नाइन्थ प्रिंस मानेंगे? मास्टर कहता है, क्या तुम देखना चाहती हो? क्विंगे बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए हामी भरती है, जिससे कि मास्टर बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। फिर तो मास्टर अपनी स्वॉर्ड लेता है और एक अच्छा सा पोज करते हुए कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसी के साथ वो अपने मार्शल आर्ट के जरिए जस्ट क्विंगे के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और अपने शानदार स्वॉर्ड मूव्स को दिखाना शुरू करता है। मास्टर के स्वॉर्ड मूव्स को क्विंगे बड़े ध्यान से देख रही होती है और बाकी के सभी लोग मास्टर की तारीफ कर रहे होते हैं। मूरोंग भी फ्लूट बजाना शुरू करते हुए मन ही मन कहती है, नाइन्थ प्रिंस, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कितनी ज्यादा काबिल हूँ। ये सब कुछ देखते हुए स्वान मन ही मन कहता है, अंकल वुमेन्स के मामले में बहुत ज्यादा लकी हैं। मास्टर के स्वॉर्ड डांसिंग पर मूरोंग के फ्लूट को सुनते हुए क्विंगे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी मास्टर की स्वॉर्ड जस्ट क्विंगे के फेस के सामने आ जाती है, जिससे क्विंगे घबरा जाती है और गिरने लगती है। मास्टर क्विंगे को पकड़ते हुए कहता है, जरा ध्यान से। फेंगलेन कहता है, अंकल स्वॉर्ड चलाने में बहुत ही माहिर है, जैसा कि लोग कहते हैं। तभी मास्टर क्विंगे से पीछे होते हुए अपनी इस स्वॉर्ड डांसिंग को यहीं पर खत्म करता है।
इसी के साथ सभी लोग तारीफें करने लगते हैं और एम्परर खुशी से कहते हैं फेंग ज्यू चैन की स्वॉर्ड डांसिंग और मू रोंग क्वीन की फ्लूट का मिक्सचर बहुत ज्यादा कमाल का था। चूँकि आज सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इसीलिए मैं आदेश देता हूँ कि लॉर्ड क्वीन की शादी उनके मनपसंद दिन 9 प्रिंस से कराई जाएगी। ये सुनकर मास्टर धीरे से कहता है तो यही वो पल है जिसका वे सभी इंतजार कर रहे थे। क्वीन कहती है क्या तुम इसके बारे में जानते थे? तभी मू रोंग क्वीन के फादर मू रोंग फू खड़े होते हुए कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया एम्परर। मू रोंग तुम देख क्या रही हो, जल्दी से शुक्रिया करो एम्परर का। इससे पहले कि मू रोंग कुछ कहती, मास्टर कहता है रुको, मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। मैं किससे शादी करूँगा ये सिर्फ मेरा अकेले का डिसीजन होगा, कोई भी मेरी कॉन्केबाइन नहीं बन सकती। ये सुनकर मू रोंग शॉक हो जाती है और कहती है क्या मैं पूछ सकती हूँ? नॉलेज, अपीयरेंस, फैमिली रेपुटेशन, आखिर क्या है जो आपके लिए मुझे काबिल नहीं बनाता? मास्टर कहता है मेरे लिए इसका जवाब देना जरूरी नहीं है। ये सुनकर तो मू रोंग भी पूरी हिल जाती है और मू रोंग फू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और तो और एम्प्रेस भी गुस्सा करते हुए कहती है योर हाइनेस क्या 9 प्रिंस द्वारा इस तरह से मू रोंग फैमिली की बेइज्जती आप होने देंगे? मू रोंग फू भी कहता है योर हाइनेस मैं आपसे मेरी फैमिली के लिए जस्टिस की मांग करता हूँ। एम्परर गुस्सा करते हुए कहते हैं क्योंकि मैंने पहले ही घोषणा कर दी है, इसीलिए अब मैं इसे वापस नहीं ले सकता। तैयारी शुरू करो लॉर्ड क्वीन, चिंता मत करो, 9 प्रिंस के कॉन्केबाइन की पोजीशन केवल आपकी ही हो सकती है। ये सुनकर मू रोंग मन ही मन कहती है क्या मैं अपनी पूरी लाइफ एक ऐसे इंसान पर खर्च करने जा रही हूँ जो कि मुझसे प्यार ही नहीं करता? फिर तो मू रोंग खुद को ही समझाते हुए कहती है क्या तुम भूल रही हो कि सबसे पहले मू रोंग फैमिली आती है। एक बार अगर तुम उस पोजीशन को पा लो और उसकी सभी पावर्स को भी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो तुमसे प्यार करता है या नहीं। नहीं, मैं तो सबसे नोबलेस्ट वुमेन बनने के लिए पैदा हुई थी, यही मेरा टारगेट है। लेकिन दूसरे ही पल मू रोंग सोचती है मुझे वो पोजीशन और उसका हार्ट दोनों ही चाहिए। फिर तो मू रोंग वहीं पर बैठते हुए कहती है योर हाइनेस आपने मेरी तारीफ की, उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने आदेश को वापस ले लें। ये सुनकर मू रोंग फू गुस्सा करते हुए कहता है अब तुम क्यों इसमें शामिल हो गई? मू रोंग कहती है फादर मैं कोई गेम नहीं खेल रही, योर हाइनेस इतने सालों से हमेशा वॉर में रहे हैं, वो मुझे जानते तक नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि आखिर वो मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते, मैं बस उनसे यही मांग रही हूँ कि बस वो मुझे एक मौका दें। इसके साथ ही मू रोंग मन ही मन कहती है अगर आप मुझे कॉन्केबाइन बनाने के लिए हामी नहीं भरते तो कोई बात नहीं, मैं बस ये श्योर करूंगी कि यहाँ हर कोई मुझे ही अपनी कॉन्केबाइन बनाना चाहे और मेरी तारीफ करे। मू रोंग फू भी मन ही मन कहता है मू रोंग क्वीन का ये कदम इतना बुरा भी नहीं है, चलो देखते हैं। फिर तो वो नाटक करते हुए कहता है क्वीन भी ना, ये कितनी ज्यादा नरम दिल है। पीछे से फेंग लैन मन ही मन कहता है ये लोग कितना ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन एम्परर सोच रहे होते हैं कि लॉर्ड मू रोंग क्वीन फेंग ज्यू चैन के लिए बहुत ही वफादार और खुले विचारों वाली है। इसी के साथ वे कहते हैं फेंग ज्यू चैन अगर तुम इस पर भी सहमत नहीं होंगे। तभी गार्ड्स चिल्लाते हैं मास्टर मू रोंग। तभी सबका ध्यान मू रोंग फू पर जाता है जो कि गुब्बारे की तरफ फूल गया होता है। ये देखकर मू रोंग और सारे गार्ड्स परेशान हो जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और वो है क्या। गार्ड्स चिल्लाते हुए कहते हैं जल्दी से एम्परर को प्रोटेक्ट करो। मास्टर कहता है क्विंगे यहाँ से जल्दी से चली जाओ। फिर उसे पता चलता है कि असल में क्विंगे वहाँ है ही नहीं। गार्ड्स मू रोंग फू को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं और ये सब कुछ देखते हुए एम्प्रेस चिल्लाकर कहती है आखिर यहाँ क्या चल रहा है, जल्दी करो और मू रोंग फू को जल्द से जल्द उसके कैंप में ले जाओ और इंपीरियल फिजिशियन को जल्दी बुलवाओ। बड़ी मुश्किल से गार्ड्स मू रोंग फू को वहाँ से उठाकर ले जाने लगते हैं। ये सब देखते हुए मास्टर मन ही मन कहता है ऐसा ही एक बार यिंग और फेंग के साथ भी हुआ था, क्या ये सब क्विंगे ने किया है मेरे लिए? दूसरी ओर 7th प्रिंस फेंग लैन भागते हुए कहता है क्विंगे मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ते ही रुककर क्विंगे हाफते हुए कहती है मू रोंग फू के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने की हिम्मत तुमने कैसे की? क्या होता अगर मू रोंग फू को इसके बारे में पता चल जाता और वो एम्परर से शिकायत करता, तब तुम क्या करते? अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने पॉइजन्स और एंटीडोट्स नहीं बेचूंगी। फेंग लैन हंसते हुए कहता है मैं ये सब अंकल के लिए कर रहा हूँ। क्या होगा अगर अंकल अपने सारे दुखों को हर दिन शराब में डुबोते क्योंकि उन्हें एक ऐसे इंसान से शादी करनी पड़ रही है जिन्हें वो पसंद नहीं करते? और ऐसा हुआ तो नानचू का क्या होगा? क्विंगी कहती है क्या अब नानचू का पूरा बिजनेस तुम्हारे अंकल की लव लाइफ पर डिपेंड करता है? फेंग लैन कहता है वैसे भी वो पॉइजन ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था,
इसके अलावा तुम खुश हो कि मैंने ये किया? अच्छा कुइंगे, अब प्लीज तुम मुझे कुछ और पॉइजन भी दे दो। तुमने जो कुछ भी पहले मुझे दिया था लगभग उन सभी का काम पूरा हो चुका है। कुइंगे डांटते हुए कहती है, दोबारा ऐसी परेशानी बिल्कुल भी खड़ी मत करना। तभी वहाँ पर स्वान आ जाता है और वो उन दोनों की ओर देखते हुए मन ही मन कहता है, आखिर यहाँ पर फैंग लैन लॉर्ड रुईयांग के साथ क्या कर रहा है? स्वान की मौजूदगी से बेखबर होकर फैंग लैन मुँह चढ़ाते हुए कहता है, कुइंगे, अब तुम इतनी भी उदार नहीं रही जितना कि तुम बेंजियाओ होने पर थी। तब तो तुम 1000 फ्लावर टावर के चारों ओर घूमती रहती थी। ये सुनकर पास ही खड़ा स्वान एकदम से शॉक हो जाता है। कुइंगे पॉइजन की बोतल देते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, अगर तुम फिर से किसी मुसीबत में पड़े तो मेरे पास रेंगते हुए मत आना। ये सुनकर स्वान हैरान होते हुए कहता है, क्या कुइंगे ही बेंजियाओ है? तभी वहाँ पर एक लेडी अपीयर होती है और स्वान से कहती है, मेरे बेटे, एक प्रिंस के रूप में कभी भी तुमसे कोई इतना वफादार नहीं होगा जितना कि मैं हूँ। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, ये ठीक है, लेकिन तुम्हें जल्द ही समझ आ जाएगा कि मेरा क्या मतलब है। अब वो समय आ चुका है। जिस पावर के तुम खिलाफ हो वो अंत में वही है जिसके लिए तुम बहुत ही अच्छे हो। तभी अचानक कुइंगे पीछे देखती है और वहाँ पर स्वान को खड़े देख कुइंगे हैरान हो जाती है। स्वान गुस्से से कहता है, क्या तुम जानबूझकर मेरे करीब आए और इतनी अच्छी तरह से बिहेव किया? कुइंगे परेशान होते हुए कहती है, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? इससे पहले कि कुइंगे आगे कुछ समझा पाती, स्वान गुस्सा करते हुए कहता है, जब तुमने अपनी पहचान छुपाकर मेरा इलाज किया और मेरी जान बचाई तब मुझे लगा था कि तुम एक दयालु और अच्छे इंसान हो जो अपने काम में माहिर है, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसके पीछे तुम्हारे कोई और इरादे हैं। मुझे बताओ कि क्या ऐसा नहीं है? इसके बाद तो वहाँ पर शांति छा जाती है और फैंग लैन माहौल की गर्मा गर्मी को समझते हुए और अपनी गलती से घबरा कर कहता है, मुझे लगता है कि आप लोगों को बात करनी चाहिए, मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं चलता हूँ, बाय। कुइंगे मन ही मन कहती है, मैं तो एनजे के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी, हालांकि मैं ये जानती थी कि तुम एनजे नहीं हो। मैं तो एनजे के प्रति अपने गिल्ट को थोड़ा कम करना चाहती थी। कुइंगे कहती है, हाँ, मैं तुम्हारे पास अपने इरादों की वजह से ही आई थी। मैंने तुम्हारा इलाज किया अपने स्वार्थ के लिए। स्वान कहता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने ऐसा क्यों किया? कुइंगे कहती है, मुझे खेद है, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। इसके लिए तुम मुझे दोष दे सकते हो, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। ये सुनकर स्वान कुछ सोचता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, अब चली जाओ यहाँ से और दोबारा फिर कभी भी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। कुइंगे स्वान को आवाज़ देकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पर ढेर सारे असैसन्स आ रहे हैं। उन असैसन्स को देखते हुए कुइंगे मन ही मन कहती है, मास्टर ने मुझे जिन लोगों के बारे में बताया था, क्या ये सभी वही लोग हैं जो मूरोंग फैमिली में रह रहे हैं? मुझे जल्द से जल्द स्वान को यहाँ से बाहर निकालना होगा, वो अभी अभी ही ठीक हुआ है। लेकिन तभी स्वान अचानक कुइंगे के सामने आ जाता है और कहता है, भाग जाओ यहाँ से, जल्दी करो कुइंगे और यहाँ से जाओ। कुइंगे को एक बार फिर स्वान के अंदर एनजे की झलक दिखती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। सारे असैसन्स और भी करीब आते हुए अटैक करते हैं। कुइंगे स्वान के हाथ को खींचते हुए कहती है, मेरे सामने कूल बनना बंद करो। इसके साथ ही स्वान के आगे आते हुए कुइंगे मन ही मन कहती है, मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। स्वान के आगे आ जाने की वजह से वो हमला कुइंगे को लग जाता है। कुइंगे फुसफुसाते हुए कहती है, मुझे लगता है कि वे सारे तुम्हारे पीछे हैं, इसीलिए जल्दी से यहाँ से निकलो और मदद लेकर आओ। स्वान उन असैसन्स की ओर देखते हुए कहता है, वे सभी तैयार होकर आए हैं, इसीलिए तो वो बाहर जाने वाले रास्ते पे ही खड़े हैं। कुइंगे स्वान के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो हम कहीं और भागेंगे। इसी के साथ वो दोनों जंगल के अंदर की ओर भागने लगते हैं। ये देखकर एक असैसन कहता है, मास्टर ने सही कहा था, वे जंगल की ओर ही भागेंगे। दूसरा कहता है, तुम यहाँ रुको, बाकी के सारे मेरी बात सुनो। दूसरी ओर स्वान और कुइंगे बड़ी तेजी से जंगल में भाग रहे होते हैं। उसी बीच कुइंगे सोच रही होती है कि मूरोंग फैमिली ने इन सारे आदमियों को तैनात किया ताकि वो स्वान को मार सके। मुझे जल्द से जल्द ये बात मास्टर को बतानी होगी। तभी स्वान खांसते हुए कहता है, रुक जाओ, मैं अब और नहीं दौड़ सकता। कुइंगे पीछे देखते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमें इतनी आसानी से भागने देंगे, लेकिन फिर भी हमें अभी और दौड़ने की जरूरत है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन स्वान अपने हाथ को छुड़ाते हुए गुस्से से कहता है, तुम मुझे क्यों बचा रही हो? क्या यहाँ से भागने का ये भी तुम्हारा
यही प्लान है? ये सुनकर कुइंगे अपनी चोट दिखाते हुए कहती है, पागल बनना बंद करो। अगर उन असैसन्स को भेजने की प्लानिंग मेरी होती तो क्या मैं खुद का बलिदान दूंगी? स्वान अपनी नजरें फेरते हुए कहता है, मैं ये नहीं बता सकता कि जो कुछ भी तुम कर रही हो वो सच है या नहीं। वैसे भी क्या तुमने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए मैन होने का नाटक नहीं किया था? ये सुनकर कुइंगे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम उन हाथों को काट देना चाहते हो जिसने तुम्हें खिलाया? खैर छोड़ो, मैं ही तुम्हें अकेला छोड़ देती हूँ। फिर तो कुइंगे गुस्सा करते हुए वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर स्वान रिलैक्स होते हुए मन ही मन कहता है, वे सारे असैसन्स मेरे पीछे हैं, इसीलिए तुम्हारा मुझसे दूर रहना बेहतर होगा। मैं तुमसे लड़ा भी, शायद तुम मुझसे निराश होगी। अचानक एक निडल स्वान के गले पर लग जाती है, जिससे कि स्वान को चक्कर आने लगता है और वो कुइंगे की ओर देखते हुए कहता है, तुम क्यों? स्वान को संभालते हुए कुइंगे कहती है, तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे कुछ शब्दों से मैं बेवकूफ बन जाऊंगी? मुझे पता है कि तुम मुझे बचाना चाहते हो, इसीलिए तुमने वो सारे शब्द कहे ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। लेकिन चिंता मत करो। फिर तो कुइंगे स्वान को पेड़ के सहारे बैठाते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ दोबारा वैसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। इसी के साथ कुइंगे स्वान के कपड़ों को पकड़ लेती है। आखिर मू रोंगफू स्वान को क्यों मारना चाहता है? स्वान के मरने से मू रोंग फैमिली को क्या फायदा होगा और क्या कुइंगे स्वान को बचा पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे आगे के चैप्टर्स में। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।